हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भौतिकी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें परमाणु संरचना से संबंधित, नाभिकीय भौतिकी के संबंधित और अर्धचालक, संचार तंत्र सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सवालों को देखिए। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। कार्यफलन ये होता क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी धातु लेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे होते हैं, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए एटम से, परमाणु से निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो वही ऊर्जा आवश्यकता होगी जिससे वो बंधा होगा। उसी ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, या तो कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है? धातु। ये नाभिक जो है वो धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है। ये बंधा हुआ है, बांध करके रखे हुए। तो इसको बाहर निकाल, तो इसको बाहर निकालने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा है, ठीक है, जिसको कार्यफलन कहते हैं। तो परमाणु को उत्तेजित करने के लिए, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के लिए, एक प्रोटॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के लिए, तो किसकी चर्चा हो रही है? इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? पदार्थ की सतह से बाहर करना है। उसमें जो आवश्यक ऊर्जा होगा वही कार्य फलन होगा, जिसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए, तो इसके बाद यहां पे डिस्कस होती है वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते। यानी मान लेता हूं ये धातु है, इस पर प्रकाश आके आपतित हो रही है, इस पर आपतित हो रही है, इस पर आकर गिर रही है ना? तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये। सतह पर प्रकाश डालो, वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा, वही उसके लिए क्या होगा? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव होगा। कब? जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, तो उसको बोला जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई, यानी तरंग लंबाई का मतलब हुआ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है? सो जरा सोचिए, लेमडा है, ठीक है। दोनों के लिए 600 नैनोमीटर है। दोनों के लिए कितना है? 600 नैनोमीटर। तो अब बोला इनमें किसके संवेग का मान अधिक है? इलेक्ट्रॉन का, फोटॉन का? दोनों के संवेग का मान तुल्य है, ठीक है। कोई नहीं, मतलब दोनों का संवेग का मान तुल्य होने का मतलब बराबर है, ये देखना है। तो देखिए, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। ये जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ है, प्लांक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, इसके अनुसार, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। तो यहां पर P इज इक्वल टू क्या होगा? H बाई लेमडा। ये तो कांस्टेंट है और ये दोनों के लिए बराबर है। तो किसके किसके लिए? फोटोन के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी। तो यहां पर ये जब दोनों के लिए बराबर है तो P भी दोनों के लिए बराबर होगा। दोनों के संवेग का मान तुल्य हो गया। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखिए, किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाए? देखिए, तो तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होगा। तो एच बाई पी, अब क्या करना है? संवेग को दुगना करना, यानी इसको दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको दुगना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, है ना? आधा हो गया मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर? देखिए, बोर के परमाणु सिद्धांत पर, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर, रदरफोर्ड के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो यह है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, प्रकाश की प्रकृति है केवल कण प्रकृति, केवल तरंग प्रकृति, कौन कण और तरंग दोनों प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोनों है, कण भी प्रकृति है उसकी और तरंग प्रकृति, जिसको ड्यूल नेचर बोलते हैं। ठीक है, द्वि यहां पर नेचर हो गया इसका, द्वि प्रकृति हो गई कण और तरंग। अब देखिए, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होते हैं जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति की बात किया है। देखिए यहां पे समझिए, ये धातु की सतह है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये बंधा हुआ है प्लस से। ठीक है, इसको निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की पहले जरूरत है, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, जो एच न्यू नोट होता है। ये न्यूनतम है, न्यूनतम आवृत्ति, इतना आवृत्ति चाहिए जो इसके कार्य फलन को पूरा कर सके, जो इसको निकाल सके, जिसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। इससे यदि कम होगा, इससे यदि न्यूनतम आवृत्ति होगा, तो उसको निकाल पाना संभव नहीं है। या तो उससे ज्यादा होगा तब निकाल पाएगा, या तो उतना होगा तब निकाल पाएगा। तो यही बोला जा रहा है, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होंगे जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति या तो इस देहली आवृत्ति के बराबर होगा या तो देहली आवृत्ति से ज्यादा होगा। देहली आवृत्ति से कम, गलत बात। देहली आवृत्ति की आधी हो, गलत बात। देहली आवृत्ति से अधिक हो, यह सही बात। देहली आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं है, यह गलत बात। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? देहली आवृत्ति से अधिक हो, मैंने पहले बताया। तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलेगा उसको। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की है ना गतिज ऊर्जा है, वो समानुपाती होती है। तो सीधा देखिए, ये देखिए यहां पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस, ये निकला, तो निकला तो इस पर जो आने वाली एनर्जी है वो क्या है? एच न्यू है। ठीक है, या तो इसको ऐसे बोल सकते हो एच एफ। ठीक है, तो मिला एच एफ, तो एक तो वर्क फंक्शन और जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देगा। तो यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, आवृत्ति पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यदि आवृत्ति बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये कम करोगे तो ये भी कम। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के, आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के वेग के, तो ये क्या है? यहां पर देखिए दो चीज है, एक आवृत्ति आ गया, एक तरंग दैर्ध्य आ गया। तो आवृत्ति के तो समानुपाती है, तो सीधा सही है आंसर, मार दोगे। लेकिन तरंग दैर्ध्य बोलेगा तो एच सी बाई लेमडा होगा, फ्रीक्वेंसी तो सी बाई लेमडा, डब्ल्यू प्लस के मैक्स। तो यहां पे थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, लेमडा उल्टा हो गया, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तरंग दैर्ध्य कहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए याद रखें, जितना कम तरंग दैर्ध्य का इसमें प्रकाश आएगी, उतना अच्छा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कम तरंग दैर्ध्य वाले जरूरत है। जैसे यहां पर दे दिया गया लाल रंग का और दे दिया गया बैगनी रंग का, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा वो है बैगनी रंग, लाल रंग का ना कर पाए, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है लेकिन उसकी एनर्जी कम है। इसीलिए अवरक्त जो है, अवरक्त किरण जो है, उतना जो है से हानिकारक नहीं है जितना कि पराबैंगनी है।
पराबैंगनी किरणें की ऊर्जा ज्यादा होती है और तरंगदैर्ध्य कम होती है। इसलिए पराबैंगनी किरणें, देखिए तरंगदैर्ध्य जो है से कमेगा तो ये जो ओवरऑल है वो कम देखो ये कमेगा तो ये बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, तो पराबैंगनी की एनर्जी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए हानिकारक। अब देखो आगे बढ़, नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे पहले सब, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, इसकी ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे परमाणु से संबंधित रदरफोर्ड और नील्स बोर एटॉमिक मॉडल दिए। कौन? बोर, नील्स बोर, है ना। और उन्होंने बताए कि किसी भी कक्षा में उसकी जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितना होती है। जैसे बात करें EM -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया, और ये हो गया Z²/n²। तो हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू तो 1, ठीक। और उसी तरीके से ये समझना है कि यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा ये हाइड्रोजन है, तो n का भी वैल्यू 1, तो इसका En यानी E1 दे दो इसको, E1 फर्स्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस में, तो इसको आयन में बदलना है। आयन में बदलना है मतलब इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो कम से कम तो इतना ऊर्जा पॉजिटिव में देना पड़ेगा उसको, यानी पॉजिटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में देना, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो आयन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, अस्थाई कक्षा की त्रिज्या r तथा कक्षा की संख्या n में संबंध होता है। देखिए, कोई भी परमाणु की बात होती है तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा नील्स बोर के अकॉर्डिंग, उन्होंने ही ये दिए, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उन्होंने बताए। क्या बताए? जैसे nth रहेगा, nth कक्षा है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो होती है 0 पॉइंट, ठीक है, यहां पर 53 एंगस्ट्रम, और n² होता है, ठीक है। तो रेडियस जो हुआ वो क्या हुआ, r/n² होगा, तो r/n² दे दे, ठीक है। और यदि स्पीड कहता तो c/137 होता है, ठीक है, 137, और ये होता है Z/n, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ पूछा है त्रिज्या के बारे में, तो r/n² लगा दो, ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बॉमर सीरीज जो होता है, बॉमर, यही होता है दृश्य प्रकाश का पार्ट। इसमें कुछ पार्ट जो है वो दृश्य होता है, लेकिन लाइमन में जाओगे तो ये होता है पराबैंगनी। इसमें आओगे तो कुछ भाग इसका दृश्य में जाएगा, इसमें जाओगे तो ये हो जाएगा अवरक्त, ये और अधिक अवरक्त में चला जाएगा, तो ये हो गया बॉमर सीरीज। नेक्स्ट, बोर परमाणु मॉडल व्याख्या करता है। तो बोर परमाणु मॉडल जो है वो रेखीय स्पेक्ट्रम को व्याख्या करता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। तो देखिए, नील्स बोर जी के अकॉर्डिंग जो कोणीय संवेग होता है L = वो होता है NH/2π। तो हमें न्यूनतम चाहिए, तो n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 ऐसे चलेगा, तो n का वैल्यू न्यूनतम कितना होगा, 1 होगा,
तो एल जो मिनिमम आएगा, न्यूनतम आएगा, वो h बाई 2 पाई आएगा। कितना आएगा? h बाई 2 पाई। तो ये हो गया h बाई 2 पाई। ठीक है, अब देखिए आगे, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, यानी सूर्य में क्या ऐसा होता है कि उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य के में जो है नाभिकीय संलयन होती है, वहां सूर्य के कोर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके, है ना, एक जो है से हीलियम का नाभिक बना रहा, संलयित हो रहा है। तो ये हो रहा है नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ो, देखिए, तो हो गया नाभिकीय संलयन से रिलेटेड। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित मतलब आवेशहीन, यानी उसका आवेश शून्य है, उसके पास कोई आवेश नहीं, इसकी बात करनी। तो अल्फा कण है, इसको बोलते हैं अल्फा। तो ये होता है हीलियम न्यूक्लियस। ये याद है, इसका मतलब हुआ कि हीलियम न्यूक्लियस हुआ, यानी धनात्मक आवेश है। ठीक है, इसकी जो आवेश होती है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, और इसका मास जो होता है 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। बीटा कण, बीटा होता है निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन तो आप तो जानते हैं पॉजिटिव होता है। फोटोन जो है वो, उसका रेस्ट मास, विराम मास शून्य होता है फोटोन का, ये आवेशहीन है, इसके पास आवेश नहीं है, यानी Q इज इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछा है? आवेश रहित यानी आवेशहीन। तो किस पे मोहर लगाओगे? डी पे। डी ऑप्शन करेक्ट हो। नेगेटिव बोलता तो ये, सॉरी पॉजिटिव बोलता तो ये, नेगेटिव बोलता तो बी, है ना, पॉजिटिव बोलता तो ई भी है, ए और सी पॉजिटिव। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंट्रोल करना होता क्या है कि ये जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें सपोज दैट यूरेनियम यूज किया फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, तो इस पर एक न्यूट्रॉन आता है जब, ठीक है, तो 3 वो नया न्यूट्रॉन जन्म देता है। ठीक है, फिर ई जाएगा एक यूरेनियम के पास, ई भी जाएगा, ई भी जाएगा, अगले बार में 3 नया यूरेनियम को जाके डिवाइड करेगा इन लोग, नाभिकीय विखंडन करवाएगा, फिर 3 3 3, फिर 3 3 3, सब बढ़ाते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा एक ही बार बहुत सारा यूरेनियम का विखंडन होगा, तो ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पन्न होगी, जिसको विस्फोट बोले। तो विस्फोट कर जाएगा रिएक्टर। तो उससे बचाने के लिए यहां पर जो 3 नया न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ, उसमें से 2 को अवशोषित कर लेता है। कौन? कैडमियम की छड़। तो एक ही न्यूट्रॉन गया, फिर अगले को एक, फिर तीनों होगा, 2 को अवशोषित कर लेगा, एक 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 एक। इसको संतुलित रिएक्शन बोला जाता है। तो संतुलित रिएक्शन करवाने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, क्या करने के लिए? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने। हो गया, आगे बढ़। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? देखिए, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, ठीक है, वो फोटोन होता है, जिसके पास रेस्ट मास 0 होता है, और उसकी चार्ज भी 0 होती है, आवेश भी 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है। अल्फा किरणें, अल्फा किरणें अल्फा कण वाला है, ये तो इसको बोलेंगे तो ये हीलियम न्यूक्लियस है, इसके पास आवेश भी है और द्रव्यमान भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बीटा किरणें है, तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आवेश है, मास है, ये भी गलत बात। गामा किरणें, इसका आवेश शून्य होता है और इसका मास, ये मासलेस है, ये फोटोन है, तो ये क्या होगा? यही जो है से तरंग विद्युत चुंबकीय गुण वाला होता है, यानी गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग गुण वाला होता है। अब देखिए, एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है,
देखिए अर्धचालक में एन टाइप बोला जा रहा है, एन टाइप अर्ध, तो इसमें जो है एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए समझना क्या है, एन टाइप तो आ गया, इलेक्ट्रॉन है इसमें जिम्मेवार, चालन का कारण है, विद्युत चालन का। अब इसमें बात करें हम कि देखिए एन टाइप जो बनता है अर्धचालक, वो शुद्ध अर्धचालक में जब पेंटावायलेंट अशुद्धि मिला दी जाती, अशुद्धि मिलाओगे तो उसको डोपिंग बोलते हैं, तो मिला दोगे तो एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। और अर्धचालक की ऐसे जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो ज्यादा होता है, ठीक है, और कंडक्टिविटी कम होती है, चालकता कम होती है। और जैसे ही अशुद्धि मिलाएंगे, कौन, पेंटावायलेंट पंच जो होता है, ठीक है, तो उसको मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है, और प्रतिरोध कम हो जाता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब देखिए एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, ठीक है, तो एंड गेट के लिए ए एंड बी यहां पर दोनों, देखिए एंड गेट के लिए ए है, ठीक है, एंड गेट के लिए यहां पर देखिए एंड जो गेट होती है वो इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये दो इनपुट है, ये भी, और ये क्या है, तो आउटपुट है, ठीक है, ये हो गया एंड। इसमें y इज इक्वल टू ए एंड बी, एक होता है देखिए ऐसे, ये दो इनपुट है ए बी, ये आउटपुट है, तो ये हुआ और का ये होता है, ठीक है, और एक थर्ड होता है जिसको देखो यहां पे बना देता हूं, ये होता है थर्ड, ये है नोट, इसमें एक ही इनपुट होता है, तो ये y इज इक्वल टू ये नोट। तो ये तीनों बेसिक, तीनों दिखा दी, ठीक है, और इसमें यदि नोट को जोड़ देंगे तो ये नैंड हो जाएगा, ठीक है, और इसमें यदि जोड़ देंगे इस नोट को तो ये हो जाएगा नॉर, और कुछ नहीं, यहां पर ऐसे ऐसे लगे तो ये हो जाएगा नॉर, ये हो गया नैंड, नोट जोड़ने से। तो सभी लोग आ गए इसमें, ऐसा पूछा जाएगा तो हो जाना चाहिए। अब देखिए अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया था पीछे, डोपिंग। अशुद्धि किस लिए मिलाया जाता है, तो बोलना है चालकता को बढ़ाने के लिए और प्रतिरोध को कम करने, तो ये डोपिंग है ना। आज यदि पूछा जाएगा कि अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना है और विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को कम करना है, तो क्या उपाय है, तो दो उपाय है, या तो एक डोपिंग है, मैंने अशुद्धि मिला दो, अशुद्धि में भी है ना क्या होता है, ट्राईवायलेंट और पेंटावायलेंट, ठीक है, तो ये ट्राई मतलब त्रि वाला संयोजी, और पंच संयोजी मिलाइए, या नहीं तो उसकी ताप को बढ़ा दीजिए, ठीक है। 15 का द्विआधारी तुल्यांक है, देखिए 15 जो है वो यहां पर डेसिमल सिस्टम में, दशांश सिस्टम में है, लेकिन इसको बाइनरी में ले जाना है, द्विआधारी। बाइनरी में दो ही डिजिट होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, कंप्यूटर है, ये सब जितने भी सभी जो है से द्विआधारी पर चलता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है, जिसमें मेन दो डिजिट होती है, 1 और 0 होता है, ठीक है। तो देखिए 15 है, तो इसके लिए पहले 2 से डिवाइड, तो 2 सते 14, कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 दूना 6, ठीक है,
1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो फिर क्या होगा, यहां पर 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 है तो घटेगा यहां पे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर इसको 0 से लगा दीजिए तो 2 गुने 0 ये 1 हो जाएगा और सबको ऐसे उल्टा लिख दिया जाता है तो क्या लिखाएगा 1 1 1 1 यानी ये हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, 2 से डिवाइड करते जाइए और शेष जो बचता है वो लिखते जाइए और लास्ट में फिर क्या कीजिए उल्टा लिख। अब देखिए टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो इसको याद रखना है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है तो ये होता है 0 और 1 के बीच में। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 0 और 1 के बीच में होती है। डब्ल्यू का पूरा रूप है, मैंने पूरा नाम जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके पहले www डॉट लगाते हैं, तो ये www जो है इसका पूरा नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इतना जो है से सवाल की कलेक्शन थी जो आज की क्लास में समाप्त हुई।